एपिसोड 2 एबॉर्शन यस नो। जैसे ही सियारा के मुंह पर थप्पड़ पड़ा, सियारा नीचे गिरने को हो गई। तभी किसी ने उसे सहारा दिया और ठीक से खड़ा कर दिया। सियारा ने अपनी माँ की तरफ देखा। उसकी माँ गुस्से से उसे ही देख रही थी। अपनी माँ को गुस्से में देख सियारा सिहर उठी। अभी तक होश में नहीं थी वो लड़की। जैसे ही माँ का सख्त हाथ सियारा के गाल लार पड़ा, वो अपनी दुनिया से वापस इस दुनिया में आ गई। कदम मत रखना इस चौखट पर दोबारा से कभी। तुम जैसे लड़की को जन्म देकर तो मेरे कर्म फुट गए। अरे, अपना मुंह काला करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? एक बार भी अपने इज्जतदार माँ बाप का तुम्हें ख्याल नहीं आया? निकल जाओ मेरे नजरों के सामने से, कभी यहाँ मत आया। मर गई तुम हमारे लिए, कहकर सियारा की माँ ने दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। अपने माँ की अपने प्रति नफरत देख सियारा फुट फुट कर रोने लगी। मेरी कोई गलती नहीं थी माँ, मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने तो उससे प्यार किया था, पर वो धोखेबाज निकला। तभी सियारा के कान में आवाज पड़ी, मैंने पहले ही कहा था तुम्हें सियारा, उस लड़के को छोड़ दो, वो अच्छा नहीं है। लेकिन तुम ही उसके प्यार में अंधी हो गई थी, और अब देख उसने तुम्हारे साथ क्या किया। वो कैसे तुम्हें किसी के पास भेज सकता है? हाउ डिड ही इवन डेयर टू डू समथिंग लाइक दैट? सियारा ने उसे देखा और उसके गले लगते हुए बोली, मुझे सच में नहीं पता था उस रात मेरे साथ कौन था आर्या। मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। आर्या ने उसे देखा और शांत कराते हुए बोली, तुम शांत हो जाओ सियारा, चलो यहां से बाहर, निखिल हमारा इंतजार कर रहा था। आर्या की बात सुनकर सियारा उसके साथ वहां से जाने लगी। तभी उसके पास एक 19 साल की लड़की आई और उसे देखते हुए बोली, दीदी आप कहाँ जा रही है? और वह आपकी दोस्त आरजू आई थी। पता नहीं वह माँ के साथ क्या बातें कर रही थी। जब से वह गई है माँ बहुत ज्यादा गुस्से में है। क्या आपकी उनके साथ कोई अनबन हुई है? दिव्या सियारा की छोटी बहन। जैसे ही दिव्या की बात सियारा और आर्या ने सुनी, वह दोनों भी शौक होकर एक दूसरे को देखने लगी। उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि आरजू उनकी दोस्त, जो उनकी बेस्ट फ्रेंड थी, उसने खुद सियारा के घर में आग लगाई थी और ऊपर से उसके बॉयफ्रेंड को भी उससे छीनकर उससे अब शादी करने जा रही थी। आर्या को आरजू के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और सियारा तो इन सब से मानो पूरी तरीके से टूट चुकी थी। उसकी हालत देखकर आर्या ने दिव्या की तरफ देखा और कहा, कुछ नहीं दिव्या, तुम घर जाओ, माँ को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारी दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। कुछ दिन वो मेरे साथ ही रहेगी। दिव्या ने अपना सर हाँ में हिला दिया और वह वहां से अपने घर की तरफ चली गई। सियारा ने आर्या की तरफ देखा तो आर्या ने उसे ले जाकर गाड़ी में बैठा दिया। वैसे ही निखिल ने कार स्टार्ट कर दी। निखिल और आर्या सियारा के बेस्ट फ्रेंड थे, जिनमें आरजू भी थी। पर आरजू के दिए हुए धोखे से अब तीनों भी शॉक थे। कुछ देर बाद निखिल ने गाड़ी लाकर बिल्डिंग के नीचे रोक दी। निखिल और आर्या दोनों भी शादीशुदा थे और फ्लैट लेकर फैमिली से अलग रहते थे। दोनों भी सियारा को लेकर फ्लैट के अंदर चले गए। आर्या ने जल्दी से सियारा को पानी दिया और फिर उसे शांत करते हुए बोली, देखो सियारा, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तुम्हें इन बच्चों के साथ आगे बढ़ाना है या फिर इन्हें अबॉर्ट करना है? सियारा ने अपने पेट पर हाथ रखा और जोर जोर से रोते हुए बोली, वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने उसे धोखा नहीं दिया आरू, मैंने उसे धोखा नहीं दिया। वो खुद ये सब कुछ चाहता था। वरना तुम्हें तो अच्छे से पता है, 3 साल हो गए हमारे रिलेशन को, मैंने उसे किस तक नहीं किया और आज मेरे साथ ये सब कुछ हो बैठा है। मुझे नहीं जीना है। मैं नहीं जीना चाहती। मेरे माँ के सामने भी मेरी पूरी इज्जत उतर गई। अब सब लोग मुझे घिन भरी नजरों से देखेंगे। मुझे नहीं जीना है, नहीं जीना है, कहकर सियारा फूट फूट कर रोने लगी। निखिल और आर्या ने उसे शांत किया। निखिल ने आर्या की तरफ देखा और फिर उसे इशारा कर दिया। उसका इशारा मिलते ही आर्या सियारा को लेकर कमरे में चली गई और उसे बेड पर लेटा कर उसके सोने तक वहीं पर बैठी रही। जैसे ही सियारा सो गई, आर्या ने धीरे से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और वह हॉल में आकर निखिल के पास बैठ गई। निखिल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कामेश ने बहुत गलत किया, उसे ये नहीं करना चाहिए था। आर्या ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, लेकिन अब क्या करें, सियारा प्रेग्नेंट है। 1 महीना तो बीत चुका है। निखिल ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं तो नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें भी पता है एक लड़की को अकेले ये सब कुछ सहना बड़ा मुश्किल होता है। एक तो वो इन बच्चों को बड़ा कर सकती है या फिर अबॉर्शन। अगर अबॉर्शन करती है तो आगे जाकर उसकी लाइफ सॉल्व हो सकती है, वो आगे बढ़ सकती है। लेकिन बच्चों के साथ इसे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तुम उसे समझाने की कोशिश करो, मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेता हूँ। निखिल की बात भी आर्या को समझ आ रही थी। उसने अपना सर हाँ में हिला दिया, जिसे देख निखिल ने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर सियारा के उठने तक का इंतजार किया। दोपहर तक सियारा सोती ही रही। जैसे ही सियारा उठी, आर्या ने उसे काफी ज्यादा समझाने की कोशिश की, पर आर्या की बात सियारा मानने को तैयार ही नहीं थी।
नहीं आर्या, तुम ये क्या कह रही हो? मैं कैसे किसी छोटे बच्चे की जान ले सकती हूँ जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ है? वो उस छोटे से बच्चे को कैसे? मुझे नहीं पता ये किसका खून है, लेकिन इसके अंदर मेरा भी तो खून दौड़ रहा है। मैं कामेश की गलतियों की सजा मेरे होने वाले बच्चों को नहीं दे सकती। मैं इसे अबॉर्ट नहीं करूंगी। आर्या ने उसे देखते हुए परेशान होकर कहा, समझने की कोशिश कर सिया, तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल होगी। तुम्हारी उम्र ही क्या है? तुम बस अभी 23 साल की हो, ऐसे में तुम बच्चे के साथ कैसे जीवन व्यतीत कर सकती हो? अकेले इस राह पर चलना बड़ा मुश्किल होता है। सियारा ने अपना सरनामे हिलाया तो आर्या ने उसे बहला फुसलाकर काफी समझाने के बाद कहा, ठीक है फिर हम डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हारा चेकअप भी करेंगे और फिर डॉक्टर से सजेशन भी लेंगे। वो जो कहेंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा। आर्या की बात सियारा को भी ठीक लगी, क्योंकि इस मामले में डॉक्टर की सलाह लेना भी जरूरी होता है। यही सोचकर सियारा डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार हुई। निखिल और आर्या सियारा को लेकर हॉस्पिटल आ गए थे। अभी तक सियारा के दिल और दिमाग में कामेश की बातें गूंज रही थी। तुम एक गिरी हुई लड़की हो, ऐसी लड़की मुझे मेरी लाइफ में नहीं चाहिए। सियारा जैसे जैसे कामेश के शब्दों के बारे में सोच रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आर्या उसे देख रही थी। उसे सियारा को ऐसे देखकर बहुत बुरा फील हो रहा था, लेकिन उसके पास भी कोई शब्द नहीं थे सियारा को कहने के लिए। कुछ ही देर बाद वह लोग अस्पताल पहुंच गए थे। जैसे ही निखिल, आर्या और सियारा अस्पताल पहुंचे, निखिल ने आर्या को देखा और फिर खुद आगे चला गया। रिसेप्शन पर उसने सियारा के अपॉइंटमेंट के बारे में पूछा और फिर वह सीधा उन दोनों को लेकर गायनेकोलॉजिस्ट के पास चला गया। निखिल ने नर्स से कहा, डॉक्टर शर्मा से मिलना है। नर्स, क्या आपकी अपॉइंटमेंट है? निखिल, हाँ हमारी बात हुई है उनसे, कहकर निखिल ने नर्स के हाथ में एक पेपर दे दिया। नर्स उस पेपर को लेकर केबिन के अंदर चली गई और डॉक्टर शर्मा को देखते हुए बोली, मैडम आपसे मिलने आए हैं, सियारा करके कोई पेशेंट है। सियारा का नाम सुनते ही डॉक्टर शर्मा के माथे पर पसीना आ गया। उसने नर्स को देखते हुए कहा, ओ बाहर वेट करो, मैं इन्फॉर्म करती हूँ। नर्स हाँ कहकर वहां से चली गई। नर्स के जाते ही डॉक्टर शर्मा ने किसी को फोन कर दिया। एक दो रिंग में ही फोन उठा लिया गया। जैसे ही फोन उठा लिया गया, यहां से डॉक्टर शर्मा घबराते हुए बोली, सर वो सियारा मैडम आई है उनके दोस्तों के साथ। दूसरी तरफ से डॉक्टर शर्मा को कुछ कहा गया, जिसे सुनने के बाद डॉक्टर शर्मा ने फोन रख दिया और गहरी गहरी सांस लेते हुए चेयर से टिक कर ठीक से बैठ गई। उसने टेबल पर सामने रखा हुआ पानी का गिलास उठा लिया और एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर दिया। बाहर निखिल, सियारा और आर्या डॉक्टर शर्मा के बुलाने का इंतजार कर रहे थे। काफी वक्त बीत चुका था पर डॉक्टर शर्मा उन्हें अंदर नहीं बुला रहे थे। कुछ वक्त बाद डॉक्टर शर्मा ने सियारा को अंदर बुलाया। उसके साथ निखिल और आर्या भी जा रहे थे। वह आगे जाते भी कि तभी उनके सामने दो हट्टे कट्टे दो बॉडीगार्ड्स आकर खड़े हो गए। उन्होंने ब्लैक यूनिफॉर्म पहना हुआ था। दोनों के यूनिफॉर्म के ऊपर बैच लगा हुआ था, ब्लैक ईगल। जैसे ही आर्या और निखिल ने अपने सामने ब्लैक ईगल के आदमियों को देखा, दोनों भी डर से पीछे हट गए। आर्या ने निखिल के हाथ को कसकर पकड़ लिया और डरते हुए निखिल को देखने लगी। निखिल ने भी घबराते हुए उन बॉडीगार्ड्स को देखते हुए पूछा, हमारा फ्रेंड अंदर है, क्या हम अंदर जा सकते हैं? निखिल की बात सुनकर वो दो बॉडीगार्ड्स अपनी जगह से हिले तक नहीं और नहीं उन दोनों ने अपने मुंह से एक शब्द निकाला। उन्हें ऐसे देखकर निखिल को समझ नहीं आ रहा था वो अंदर कैसे जाए, और आज अचानक इतने बड़े आदमी के बॉडीगार्ड्स उनके सामने आकर खड़े थे। उन्हें बहुत घबराहट हो रही थी। ऊपर से सियारा अंदर थी, वो तो अपने होश में भी नहीं थी। ऐसे में वो कैसे सब हैंडल करेगी? आर्या ने निखिल को देखा तो निखिल ने अपना सरनामे हिलाते हुए कहा, सॉरी आरू, पर हम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें भी पता है अगर ये आदमी यहाँ है तो हमारे जीने के चांसेस सिर्फ 1% है। आर्या ने घबराते हुए कहा, पर सियारा। दोनों भी टेंशन में वही खड़े थे। केबिन के अंदर सियारा अंदर आकर खड़ी हो गई। उसके सामने डॉक्टर शर्मा बैठी हुई थी। डॉक्टर शर्मा ने सियारा को बैठने का इशारा किया, जिसे देख सियारा धीरे से चेयर पर बैठ गई। डॉक्टर शर्मा ने सियारा को देखते हुए पूछा, हाँ मिस सियारा, क्या हुआ? डॉक्टर शर्मा की बात सुनकर सियारा ने दरवाजे की तरफ देखा तो डॉक्टर शर्मा बोली, आप कहो, वो बाहर इंतजार कर रहे हैं। सियारा ने अपनी फाइल डॉक्टर शर्मा की तरफ कर दी तो डॉक्टर शर्मा ने उस फाइल को लिया और बोली, मैंने सारे रिपोर्ट्स देखे हैं मिस सियारा, आप बताइए, आप सच में इस बच्चे को अबॉर्ट करना चाहती हैं? सियारा ने रोते हुए कहा, नहीं नहीं मैडम, मुझे मेरे बच्चे को अबॉर्ट नहीं करना, प्लीज आप ऐसा कुछ मत करिए। डॉक्टर शर्मा ने हाँ कहा और बोली, ठीक है मिस सियारा, अगर आप नहीं चाहती ऐसा कुछ नहीं होगा, पर आपको इस बच्चे के डैड को बुलाना पड़ेगा, मुझे उनसे बात करनी है। डॉक्टर शर्मा की बात सुनकर सियारा एकदम से चुप हो गई। उसके मुंह से आवाज आना ही बंद हो गई।
जिसे देख डॉक्टर शर्मा कुछ बोलती इससे पहले ही केबिन का दूसरा दरवाजा खुला और उसके अंदर से एक आदमी रौबदार तरीके से आकर चेयर पर बैठ गया। कौन था ये आदमी? बाहर किसके बॉडीगार्ड्स खड़े थे? आखिर क्या हो रहा था सियारा के साथ? जानने के लिए जुड़े रहे कहानी के साथ।